A very warm welcome to my YouTube channel Let's Know Law। मेरा नाम मनिंदरजीत कौर बोपर है। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So basically this article deals with the concept of abolition of titles। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि abolition का मतलब है खत्म करना, बट क्या खत्म करना? टाइटल्स। सो अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर 1 ऑफ द आर्टिकल 18, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि स्टेट जो है, यहाँ पर स्टेट क्या होगी? जो आर्टिकल 12 में डिफाइन है वो कंसेप्ट। सो यहाँ पर स्टेट किसी भी पर्सन को कोई भी टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगी। बाद में हम पढ़ेंगे कि टाइटल होते क्या हैं, बाद में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो पहले हम जान लें कि स्टेट के ऊपर एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है, देयर इज वर्ड शैल एंड बट वो टाइटल की एक्सेप्शन है कि वो मिलिट्री और एकेडमिक जो डिस्टिंक्शन वाले टाइटल्स हैं वो स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सेकेंडली, ये तो थी स्टेट पर रिस्ट्रिक्शन। अब सिटीजन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पर जो भी पर्सन इंडिया का सिटीजन है वो किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। थर्डली, ये जो क्लॉज नंबर 3 है ये डील करता है नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बट क्या इंडिया की जो स्टेट है, जो आर्टिकल 12 के अंडर डेफिनेशन में आ रही है वर्ड स्टेट, वो किसी नॉन सिटीजन्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आप किसी भी और स्टेट से, फॉरेन स्टेट से आप टाइटल नहीं ले सकते? तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर वो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है बट द कंडीशन इज वो उसने इंडिया में अंडर द स्टेट, जहाँ बहुत सारे स्टेट के अंडर, दैट मीन्स वही स्टेट जो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन है उसके अंडर कोई भी ऑफिस होल्ड किया है, जो जहाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, जहाँ ट्रस्ट है। एंड सेकेंडली, वो पर्सन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट, मंजूरी के बिना कोई भी टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, तो यहाँ पर अंडर आर्टिकल 18 देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट नॉन सिटीजन कि आप वो टाइटल विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं ले सकते। सो दिस वाज द क्लॉज नंबर 3 जो डील करता है नॉन सिटीजन्स के साथ और इनकी सर्टेन कंडीशंस के साथ। सो आगे हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 4 ऑफ द आर्टिकल नंबर 18। तो यहाँ पर no person holding any office or profit or trust under the state shall without the consent of the president accept any present, emolument or office of any kind from or under any foreign state। पर एक वर्ड दिया गया है पर्सन, अगेन सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जहाँ उसका ऑफिस ऑफ ट्रस्ट है, चाहे ऑफिस जो अंडर है स्टेट के, वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना, प्रेसिडेंट की मंजूरी के बिना किसी भी प्रेजेंट को, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, एमेलमेंट और ऑफिस, या कोई भी काइंड ऑफ गिफ्ट फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उन्हें ये करने के लिए प्रायर जो है पहले कंसेंट या मंजूरी लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से। इफ प्रेसिडेंट जो है वो मंजूरी दे रहे हैं तो देन ही और शी कैन टेक दैट अमेलमेंट, प्रेजेंट, ऑफिस और एनी काइंड ऑफ गिफ्ट from or under any foreign state. So this was the concept of Article 18 under the Indian Constitution. आगे हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि टाइटल जो वर्ड है मैं आपको अब बताऊंगी। टाइटल क्या होता है? टाइटल इज समथिंग दैट hangs to one's name as an appendage, either prefix or suffix,
मतलब एक पर्सन के नाम के साथ एक शब्द जो है वो लग जाता है किसी भी फॉर्म में, वो चाहे उससे उसके नाम से पहले आ रहा है चाहे उसके नाम के बाद में लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सर, ये वर्ड जा नवाब, राजा, महाराजा, राय बहादुर, स्वाई, राय साहब, जमींदार, तालुकदार एटसेट्रा। सो दीज वर्ड जो हैं वो किसी के नेम के साथ पहले भी आते हैं और बाद में भी, जो भी जिस तरह भी लग रहे हैं, चाहे प्रीफिक्स की फॉर्म में चाहे स्फिक्स की फॉर्म में। ये इन जो वर्ड्स हैं वे एक तरह से टाइटल कहाएंगे और ये इन वर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में कि आप ये वर्ड जो है किसी के नेम के साथ नहीं प्रदान कर सकते या दे सकते। यहाँ पर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है हमारे इंडिया में, हर पर्सन को इक्वालिटी का राइट। आप किसी को कोई भी ये टाइटल देके आप किसी को दूसरे पर्सन से के साथ सुपीरियर फील नहीं करवा सकते। एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, और इस कंसेप्ट के साथ हम बनाना चाहते हैं सोशल इक्वालिटी। यहाँ पर ये जो वर्ड थे, जैसे हम बोला कि ये टाइटल्स थे, फॉर एग्जाम्पल राय बहादुर, खान बहादुर, स्वाई, राय साहब, जमींदार, तालुकदार और सो ऑन, और भी बहुत सारे वर्ड्स। ये जो सारे वर्ड थे यूज किए जाते थे कॉलोनियल पीरियड में, दैट मीन जब अंग्रेजों का टाइम था उनके द्वारा ये जो टाइटल्स दिए जाते थे लोगों को। और आर्टिकल 18 का जो ऑब्जेक्ट है, इसका मेन कंसेप्ट ये है कि हम हर पर्सन के बीच हम फेयरनेस मेंटेन करना चाहते हैं। हम किसी को भी जस्ट ऐसे ही टाइटल देकर दूसरे पर्सन से सुपीरियर नहीं शो करना चाहते। एवरी पर्सन इज इक्वल। बट यहाँ पर जो टाइटल की डेफिनेशन है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला है, मिलिट्री और स्कॉलरली जो मतलब एकेडमिक जो टाइटल्स होंगे उनको एक्सक्लूड किया गया है, वो टाइटल की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। एज वेल एज जो हमारे सिविलियन ऑनर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मा विभूषण, भारत रत्न, और with the limited that no one will ever use them as suffix or prefix to their names, but यहाँ पर ये लिमिटेशन ये भी है कि अगर कोई आपको मिलिट्री या स्कॉलरली या एकेडमिक कोई टाइटल मिल रहा है, या फिर ये जो सिविलियन ऑनर के हम 4 टाइटल्स हमने बोले थे ये मिल रहे हैं, तो आप इनको एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स अपने नहीं लगाओगे। आगे हम बात करेंगे कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। दैट मीन्स अगर टाइटल का कंसेप्ट है, जैसे कि हमने बोला था राय, नवाब एंड ऑल, वो जो वर्ड थे जो एज अ प्रीफिक्स और सुफिक्स ऐड हो रहे थे किसी के नाम के आगे या पीछे, उनको यहाँ पर आर्टिकल 18 के अंडर क्यों रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें कि टाइटल क्या पर्पस सर्व करते हैं, तो ये एक पर्सन का दूसरे पर्सन से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स एक पर्सन का रैंक है, उसे हम दूसरे पर्सन से अलग करते हैं और दूसरे पर्सन के अंदर इस तरह से इंफीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वो आ सकता है। सेकेंडली, ऐसे अगर हम ये जो रैंक्स देंगे तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें शांति बरकरार नहीं रहेगी, यूनिटी नहीं रहेगी, और एक तरह से जो हमारे डेमोक्रेसी का जो करेक्टर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो भी एक तरह से डिस्ट्रॉय होगा इन टाइटल की वजह से। थर्डली, यहाँ पर अगर हम किसी को ऑनर करते हैं विद दीज नेम्स,
तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है उसका एम ही नहीं पूरा होगा जहाँ पर इक्वालिटी और फेयरनेस की बात की जाती है। अगर हम पॉलिटिकल कल्चर और इकोनॉमिक जस्टिस देना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें डेमोक्रेटिक बनना ही पड़ेगा, और अगर हम डेमोक्रेसी चाहते हैं तो हमें इक्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और टाइटल का जो कंसेप्ट है वो अनइक्वालिटी लाता है हमारी सोसाइटी में। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ ही पर्सन को, हैंडफुल पर्सन जो होते हैं, पीपल होते हैं, वो ही ये टाइटल पोजेस करते हैं, उनके पास ही जो टाइटल होता है। और यहाँ पर आर्टिफिशियली वो जो इक्वल कम्युनिटी है, हम कहते हैं सारा देश, उनसे वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर मानेंगे। और अगर उन लोगों को ये टाइटल देने पड़े तो वो क्या करेंगे, सोसाइटी में ऐसी ही एक बात एस्टेब्लिश कर देंगे और गुड इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उन पर इनका असर उलट होगा। सो एक तरह से टाइटल का कंसेप्ट, आर्टिकल 14 का जो कंसेप्ट है इक्वालिटी का, उसे टोटली ही वायलेट करता है। आगे हम बात करेंगे डिबेट समरी की। दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम, उस समय इस आर्टिकल पर क्या डिस्कशन हुई थी। आज का ये जो आर्टिकल नंबर 18 है, उस समय ड्राफ्ट आर्टिकल का नंबर दिया गया था आर्टिकल नंबर 12। तो इस आर्टिकल पर डिबेट हुई थी 1 दिसंबर 1948 को। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के द्वारा, दैट मीन्स आर्टिकल 12 जो आज का आर्टिकल 18 है, उसने एबॉलिश किया था कन्फरिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ टाइटल को। तो यहाँ पर एक मेंबर था ड्राफ्टिंग कमेटी का, उन्होंने प्रपोज की एक अमेंडमेंट ये क्लैरिफाई करने के लिए कि जो टाइटल्स हैं मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन के लिए, उनको एग्जाम्प्ट किया जाए फ्रॉम द स्कोप ऑफ ड्राफ्ट आर्टिकल। और यहाँ पर ये जो उनकी अमेंडमेंट की प्रपोजल थे उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था बाय द असेंबली विदाउट एनी डिबेट। जैसे कि हम आर्टिकल 18 के क्लॉज 1 में पढ़ते हैं कि टाइटल की डेफिनेशन से उन्होंने एक्सक्लूड किया है मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन वाले टाइटल्स को। एक और मेंबर था, वो चाहते थे कि आप जो क्लॉज नंबर 2 है उसमें भी चेंजेस लाओ, अमेंड करो उसे, to make it explicit that the state would not recognize any title conferred by a foreign state. He argued that in its present form, the draft article merely prohibited an Indian citizen from accepting a title but did not accept the state from recognizing it. Further, he pointed that no penalty or consequences were prescribed from the same. उन्होंने कहा कि आर्टिकल का क्लॉज नंबर 2 उसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ने, जो बाकी हैं उनको भी ऐड करो, एंड यहाँ पर उन्होंने बोला कि आप पेनल्टी भी ऐड करो, जहाँ कॉन्सिक्वेंसेस भी ऐड करो कि इनके अगर टाइटल आप लोगे तो क्या इनकी पेनल्टी, जहाँ इनके नतीजे हो सकते हैं। एक और मेंबर थे, उन्होंने कंटेंट किया दैट anybody accepting such a title should be deemed to have forfeited their Indian citizenship. उन्होंने कहा कि आपको ये ऐड करना चाहिए कि अगर कोई पर्सन ये जो टाइटल ले रहा है फॉरेन स्टेट से, तो उनको अपनी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो छोड़नी होगी। तो यहाँ पर जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, दैट मीन्स रिस्पेक्टेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि पार्लियामेंट जो है वो could use its residuary powers, वो अपनी जो उनकी residuary powers है वो यूज कर सकती हैं फॉर डिफाइनिंग और फॉर प्रिस्क्राइबिंग द पेनल्टी फॉर दिस वायलेशन। अगर वो कोई टाइटल ऐसे लेते हैं तो हमें इस खुद जो आर्टिकल 18 है उसमें पेनल्टी प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट अपनी रेजिडरी पावर्स यूज करके पेनल्टी बना सकते हैं। ये जो पेनल्टी का कंसेप्ट था वो जो अमेंडमेंट थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी बाय द असेंबली।
अमेंडमेंट के साथ एक जो अमेंडमेंट जो मानी गई थी कि आप टाइटल की डेफिनेशन में से मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन वाले टाइटल्स को एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें, उसे प्लस कर लिया गया, दैट मीन्स ऐड कर लिया गया, या अडॉप्ट कर लिया गया ऑन 1 दिसंबर 1948 को, और जो आर्टिकल था वो कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं पनिशमेंट की। अगर आर्टिकल 18 की वायलेशन होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल की, तो पनिशमेंट का कंसेप्ट क्या है। हम बात करें कि अगर कोई पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है टाइटल, तो एक तरह से ये रेगुलेशन की ब्रीच है, वो तोड़ रहा है, बट इज नॉट एन ऑफेंस। 226 आर्टिकल के द्वारा कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल स्टेट पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है थ्रू द रिट और मैंडामस। आप सबको मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो टाइटल दिए जा रहे हैं, हम आर्टिकल 18 की जो बात करते हैं वो बाय द स्टेट और बाय द फॉरेन स्टेट का कंसेप्ट है। सो the recourse is only applicable for the enforcement or constitutionally protected rights. So ये तो था पनिशमेंट के कंसेप्ट कि हम आर्टिकल 22-26 को यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नंबर ऑफ जजमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल 18 से डील करती हैं। अगर मैं बात करूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, तो जी हाँ, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अंडर दिस आर्टिकल। सो पहले हम बात करेंगे एक जजमेंट की जिसका नाम है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आया था 1995 में। तो यहाँ पर जो पिटिशनर था उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप ये जो अवार्ड्स दे रहे हो, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री वगैरह, ये सारे अवार्ड्स क्या लेजिटिमेट हैं। एंड तो उन्होंने कोर्ट को कहा था कि आप प्रोहिबिट करो इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे ऑनर्स देने से, जैसे कि हमने बोला ये जो 4 तरह के ऑनर्स थे, भारत रत्न एटसेट्रा। उन्होंने अपने आर्गुमेंट में कहा कि नेशनल अवार्ड जो है वो भी टाइटल की डेफिनेशन में आते हैं अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड इसी बात के कारण ये जो अवार्ड्स हैं वो कंट्रावीन कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 1 को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि अगर हम बात करें इक्वालिटी के कंसेप्ट की, तो यहाँ पर अगर हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की जो एक्सीलेंस है वो डिनाई करें। अगर कोई भीड़ में से अलग है तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी शान को बढ़ाना चाहिए। और ऑल्सो दैट पीपल हैव डन ग्रेट सर्विस टू द नेशन। अगर जिन लोगों ने अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया है, उन्हें भी ये जो अवार्ड्स हैं डिनाई नहीं करने चाहिए। सो अंडर आर्टिकल 51A J ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर हर पर्सन को कहा गया है कि आप क्या करो, टू एस्पायर फॉर एक्सपर्टाइज इन ऑल फील्ड्स ऑफ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल इंटरेक्शन सो दैट द नेशन कंटिन्यूअली इंक्रीजेस टू हायर लेवल्स ऑफ अंडरटेकिंग एंड अकम्पलिशमेंट। अगर इन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको कहा कि अपने देश की तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए आप एफर्ट्स करो, एक्सपर्टाइज जो अपनी है वो सभी फील्ड्स में ऐड करो ताकि नेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो सके। और यही उनका कहना था कि अगर ये कंसेप्ट हो रहा है, कोई पर्सन अपने देश का नाम आगे लेकर जा रहा है, वो देश के लिए कुछ कर रहा है, तो हमें भी उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ दीज अवार्ड्स। सो आगे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो अवार्ड्स हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री जो है, वो इक्वालिटी की कंसेप्ट को जो अंडर आर्टिकल 14 है उसे वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। और
उन्होंने कहा कि ये जो अवार्ड्स हम दे रहे हैं नेशनल ऑनर में, ये टाइटल की स्पिरिट में नहीं आते अंडर आर्टिकल 18। सो एक तरह से ये आर्टिकल 18 को वॉयलेट नहीं कर रहे। अगर उन्होंने कहा हाँ ये जो अवार्ड्स हैं कोई अपनी तरह से मिसयूज कर रहा है तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एडवाइस किया कि आपको एक हायर लेवल कमीशन जो है वो अपॉइंट करना चाहिए, जहाँ पर इन एग्रीमेंट द प्रेसिडेंट, मतलब आपको प्रेसिडेंट की भी यहाँ पर एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। यहाँ पर गारंटी किया जाए कि ये जो हम अवार्ड्स देंगे वो उन इंडिविजुअल्स को, उन पर्सन्स को ही देंगे जिनकी काबिलियत होंगी, जो काबिल होंगे इन अवार्ड से। आगे एक और केस था जिसका नाम था इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये केस आया था 2017 में। तो यहाँ पर एक कंप्लेंट जो थी वो दर्ज की गई थी और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था अबाउट द यूजेस ऑफ द टर्म सीनियर एडवोकेट। उन्होंने कहा कि ये जो टर्म सीनियर एडवोकेट आप इनके बारे में बताओ। अक्सर आपने सुना होगा कि जो एडवोकेट्स हैं उनके नाम से पहले एक वर्ड ऐड किया जाता है सीनियर एडवोकेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो वर्ड है अगर किसी एडवोकेट के नाम से पहले आ रहा है तो ये एक तरह का टाइटल नहीं है, ये तो सिर्फ एक तरह की डीमार्केशन है, वो उनकी सीनियरिटी शो कर रहा है। ये आर्टिकल नंबर 18 को वॉयलेट नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल नंबर 16 है एडवोकेट्स एक्ट 1961 का, उसमें इटसेल्फ एस्टैब्लिश की गई है फाउंडेशन फॉर सच अ डिवीजन। वहां बोला गया है कि आप कैसे सीनियरिटी जो है वो लगाओगे। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 वो कहता है कि एडवोकेट जो है वो उनको क्लासिफाई किया जा सकता है एज अ सीनियर एडवोकेट अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट वो फील करती है कि इन पर्सन के पास नेसेसरी स्किल्स है, एक्सपर्टाइज है और अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, तो वो उन्हें ये जो डेजिग्नेशन वो दे सकती है और जहाँ डीमार्केशन उनकी कर सकती है। तो कोर्ट ने granted key orders in all of these instances and establish a regular body called the Committee for Senior Advocate Designation. So this was the case. आगे हम बात करेंगे इस कंसेप्ट की अदर कंट्रीज में क्या वैल्यू है और वो क्या सोचते हैं इस कंसेप्ट के बारे में। दैट मीन्स हमारे इंडिया में कुछ अवार्ड्स को छोड़कर हम बाकी सारे टाइटल्स पर रिस्ट्रिक्शन है। हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, कनाडा की और फ्रांस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो यहाँ पर जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 1 का सेक्शन नंबर 9 क्लॉज 8 जो है वो सिमिलरली हमारे जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 18 के तरह ही फॉरबिड कर रहा है किसी भी पर्सन को जो होल्ड करता है कोई पोजीशन ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट उस गवर्नमेंट के अंडर, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टेट के अंडर, उन्हें रोकता कि आप किसी तरह के गिफ्ट नहीं लोगे और किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से विदाउट द कंसेंट ऑफ द कांग्रेस। यहाँ पर अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ट्रेडिशन भी फॉलो करता है कि आप पीरियडिकली टाइम टू टाइम सिविल जो ऑनर्स हैं जैसे कि प्रेसिडेंशियल मेडल और फ्रीडम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हम बात करेंगे कनाडा की। तो यहाँ पर
जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑर्डर ऑफ कनाडा जो था वो क्रिएट किया इन द ईयर 1967 और वहाँ पर उन्होंने ब्रॉड रेंज जो थी अचीवमेंट की सच एज फार्मिंग, बैलेट, साइंस, फिलैंथ्रोपी एंड सो ऑन वो जो थी वो क्रिएट की। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 डिफरेंट लेवल की मेंबरशिप होगी और इन द ऑर्डर ऑफ कनाडा दैट इज चैंपियंस, ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। उन्होंने अपने जो टाइटल्स था वो उनको ब्रॉड रेंज में डिफाइन किया था। आगे हम बात करते हैं फ्रांस की। तो यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ एकेडमिक पाल्म्स, Order of Agriculture Merit and the Order of Arts and Letters were adopted by France to give honor foreign excellence in education, writing, technology, rendering services, agriculture activities, artists and other activities. So ये जो तो ऑर्डर थे उन्होंने अपने पर्टिकुलर सिविलियंस के उन्होंने ऐड किए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे हम बात करते हैं कि जो कंसेप्ट है टाइटल्स का और अवार्ड्स का, 2 नेम है, 2 टर्म्स हैं, एक साइड टाइटल्स एंड सेकंड इन द सेकंड साइड अवार्ड्स। इनमें डिस्टिंक्शन क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम जो टाइटल थे वो दिए जाते थे उन लोगों को जो ब्रिटिशर को प्लीज करते थे, जो ब्रिटिशर के पीछे चलते थे, उनकी फिलॉसफी अडॉप्ट करते थे इंस्टेड ऑफ इंडियंस with their administrative abilities. So यहाँ पर जो इंडिविजुअल, जो पर्सन ऑनर किए जाते थे अपनी सर्विस के लिए, जो ब्रिटिशर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज फॉर exceptional public service, while rewards are given solely on the basis of person's performance without regard to religion, class, gender or color. British rulers conferred title on certain groups. हम जो अवार्ड्स हैं वो देते हैं बहुत सारे स्पेसिफिक एरियाज में, पर जो ब्रिटिशर थे वो एक पर्टिकुलर रिलीजन, क्लास, जेंडर और कलर के बेस्ड पर वो टाइटल्स देते थे। और ये जो कंसेप्ट है शेयर वायलेंस है आर्टिकल नंबर 14 की, जो बात करता है इक्वालिटी की। सो अवार्ड्स का जो कंसेप्ट है वो ना तो किसी धर्म पर डील करता है, ना क्लास यहाँ पर आगे लाई जाती है, ना जेंडर, ना कलर। सो यही डिफरेंस था अवार्ड और टाइटल्स के बीच। हम बात करेंगे अवार्ड्स की। तो गवर्नमेंट जो इंडिया की थी उन्होंने शुरुआत की थी 4 अवार्ड्स की इन 1954, जिसे हम कहते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। वो जो अवार्ड थे उन्होंने उनकी शुरुआत की थी उन पर्सन के लिए वो जो अपनी सर्विस में आउटस्टैंडिंग थे, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से आते हो, including public service. So, awarding of such a decoration was vigorously opposed by Acharya कृपलानी। उन्होंने आचार्य कृपलानी जो थे उन्होंने इस अवार्ड को अपोज किया। उन्होंने कहा कि ये जो अवार्ड्स है आर्टिकल नंबर 18 की एक तरह से वायलेशन है, आप इनको ना ऐड करो। जो उस समय की जनता गवर्नमेंट थी 1977 की, उन्होंने ये जो 4 अवार्ड थे इनको रिमूव कर दिया। बट जब इंडियन गवर्नमेंट की एक न्यू गवर्नमेंट आई, दैट इज कांग्रेस गवर्नमेंट आई, न्यू पार्टी आई इन 1980, उन्होंने दोबारा से इनको स्टार्ट कर दिया। ये तो था सारे का सारा कंसेप्ट आर्टिकल 18 के बारे में। जितना हो सका मैंने आपको बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। हाँ, अगर ये आपको इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो मेरी वीडियो को, और अगर चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। आज के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।